बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी कृतिका के अंतर्गत चौथा पाठ माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह है पाठ माटी वाली और हम बता रहे हैं आपको पाठ का सारांश। माटी वाली पाठ या कहानी माटी वाली लेखक विद्यासागर नौटियाल जी के द्वारा लिखित है। यह कहानी टिहरी शहर की है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने टिहरी शहर के विस्थापनों के दर्द को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार माटी वाली बुढ़िया ने अपने सिर पर रखा माटी से भरा कनस्तर के बोझ को नीचे उतार कर रख दिया। तो बच्चों, आप समझते हैं ना कनस्तर क्या होता है? टीन का बना एक डब्बा होता है, चौकोर डिब्बा, जिसे कनस्तर कहते हैं। शहर में हर कोई उस बुढ़िया को जानता है। टिहरी शहर का ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं रहा जहाँ पर बुढ़िया लाल मिट्टी ना देती हो। तो बच्चों, आप ध्यान दें, बुढ़िया क्या करती थी? उस कनस्तर में रखकर शहर के लिए या शहर के लोगों के लिए लाल मिट्टी लाती थी, जिससे लोग वहाँ लिपाई करते थे, यानी घर के अंदर की। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे चौके की लिपाई और मकान के कमरे दीवारों की लिपाई पोताई के लिए भी करते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया थी। और ये कौन थी? एक हरिजन बुढ़िया थी जो कि घर घर जाकर मिट्टी बेचा करती थी। कैसी? लाल मिट्टी। एक बार माटी वाली ने अपने कनस्तर को सिर पर से उतार रखा ही था कि सामने घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की, जिसका नाम कामनी था, आप ध्यान रखें, जिसका नाम कामनी था, वह दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और माटी वाली बुढ़िया से कहा, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। जब माटी वाली ने बच्ची के कहने पर उसके घर गई तो घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा। तत्पश्चात मालकिन ने उस बुढ़िया को खाने के लिए अपने रसोई से 2 रोटी लाकर दी और पुनः रसोई चली गई। मालकिन के अंदर जाते ही बुढ़िया ने तुरंत अपने सिर पर से डिल्ले के कपड़े उतारा, यानी कि आप समझ रहे होंगे बच्चों, जो कनस्तर के नीचे गोल सा बना के रखा होता है कपड़े का, ताकि वह सिर में ना चुभे कनस्तर, इसलिए उसको क्या कहते हैं? डिल्ला। तो उस डिल्ले के कपड़े को उतारा और उसे एक झटके में सीधा कर दिया। तत्पश्चात वह 2 रोटी में से एक रोटी को उस डिल्ले के कपड़े में गांठ बांध कर रख ली, साथ ही अपना मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। यह है बच्चों, आप ध्यान दें, यह है माटी वाली जिसकी हम कहानी पढ़ रहे हैं। और यह घर घर जाकर लोगों को लाल मिट्टी दिया करती थी। इसके पास एक कनस्तर होता था जिसमें यह मिट्टी भरकर लाती थी, जिससे टिहरी शहर के लोग अपने घर की चौके चूल्हे की लिपाई करते थे। तभी घर की मालिक पीतल के गिलास में चाय लेकर आई और बुढ़िया के पास जमीन पर रख दी। पीतल का गिलास देखकर उस बुढ़िया ने घर की मालकिन से कहा, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखा हुआ है, अब कहीं या किसी घर में ये गिलास देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों, जब घर की मालकिन ने उसे रोटियां खाने को दी, 2 रोटियां लाकर दी, तो उसने क्या किया? वो रोटियां कपड़े के जो डिल्ला था उसके पास उस पर बांध कर रख ली और खाली जो है मुंह चलाने का दिखावा करने लगी थी। इसके बाद घर की मालकिन जो है उसके लिए एक पीतल के गिलास में चाय लेकर आई और उसके लिए चाय जो है ज़मीन पर रख दी। तो पीतल का गिलास देखकर बुढ़िया ने कहा, बुढ़िया यानी कि जो माटी वाली थी, उसने कहा, हे मालकिन, क्या तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? अब तो किसी भी घर में ये पीतल के गिलास देखने को नहीं मिलते। तो बच्चों, आप ध्यान रखें, पुराने ज़माने में लोग पीतल के जो गिलास होते थे उनका इस्तेमाल करते थे। आगे तभी घर की मालकिन ने जवाब में बोला, इस पीतल के खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटे, पर मैंने पुरखों की इस कीमती निशानी को कभी बिकने नहीं दिया। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो, जरा दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। अब कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। मालकिन आगे कहती है कि अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में टिहरी शहर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। तो बच्चों, आप ध्यान दें, जब उस माटी वाली ने कहा कि आपने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, तो घर की मालकिन ने क्या कहा कि पीतल के गिलास खरीदने वाले आपने देखे होंगे, कई लोग आते हैं, तो हमने भी उन गिलासों
को जो बेचने का कभी जो है सोचा ही नहीं, क्योंकि पीतल का भाव यदि आप बाज़ार में पूछते हैं तो बहुत महंगा होता है, जबकि जो पीतल खरीदने के लिए आते हैं या पीतल के पुराने बर्तन वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, ये बहुत सस्ते रेट में ले जाते हैं। और अब तो साथ में कहा कि अब तो कांसे के बर्तन भी गायब होते जा रहे हैं, घरों में कांसे के बर्तन भी देखने को नहीं मिलते। आगे मालकिन कहती है कि अपनी चीज़ का जो है बहुत बुरा मोह होता है, मैं तो सोचकर भी पागल हो जाती हूँ कि अब इस शहर को छोड़कर जाएंगे कहाँ जाएंगे। इतने में उस माटी वाली औरत ने कहा, ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है एक मार्मिक दृश्य लेखक ने बता रखा है। इसमें लेखक कहता है कि माटी वाली औरत कहती है घर की मालकिन से कि ठकुराइन जी, आप तो बड़े लोग हैं, ज़मीन जायदाद के मालिक हैं, आप तो कहीं भी जाकर अपना ठिकाना बना लेंगे, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मैं गरीब हूँ और असहाय हूँ, इसलिए मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी। लेखक के अनुसार तत्पश्चात माटी वाली ने चाय ख़त्म करके अपना सामान उठाई और वहाँ से निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले 2 रोटियां दी गई। उस रोटी को भी उसने बांध लिया। दरअसल वह रोटी बुढ़िया अपने बूढ़े पति के लिए ले जा रही थी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां बूढ़े को देगी और बूढ़ा रोटियां देखकर खुश हो जाएगा। तो बच्चों, आप ध्यान दें, इस कहानी में जो है लेखक कहता है कि उस माटी वाली ने 2 रोटियां एक घर से और 2 रोटियां दूसरे घर से जो ली थी अपने कपड़े पर बांध कर रखी थी। किस लिए रखी थी? क्योंकि वह उन रोटियों को अपने बूढ़े पति के लिए घर ले जाना चाहती थी, ताकि 3 रोटियां वह अपने पति को दे और 1 रोटी अपने लिए रख रही थी, जो कि शाम को जाकर घर में खाने वाली थी। माटी वाली का गांव टेहरी शहर से इतना दूरी पर है कि उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। रोज़ सुबह वह अपने घर से निकल जाती है। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर अलग अलग स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। उसके घर लौटते लौटते अंधेरा छा जाता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है। गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर उसकी झोपड़ी खड़ी है। ज़मीन के बदले उस गरीब बुढ़िया को ठाकुर के घर बेगार करना पड़ता था। माटी वाली बुढ़िया मन ही मन बोली जा रही थी कि आज वह अपने बुढ़े को केवल 2 रोटियां नहीं देगी, माटी बेचकर जो पैसा आया उससे वह 1 पाव प्याज भी खरीद ली, ताकि अपने पति को रोटी के साथ सब्जी भी परोस कर दे सके। मन में और भी कई तरह की बातें सोचती और हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंची, परंतु अफसोस कि हर रोज़ की तरह आज बुढ़ा माटी वाली को देखकर चौंका नहीं और न ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी। घबराई हुई माटी वाली ने जब अपने पति को छूकर देखा तब पता चला कि वह सदा के लिए अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक ने बड़ा ही मार्मिक दृश्य जो है दिखा रखा है। लेखक कहता है कि जब माटी वाली 2 रोटियां एक घर से और 2 रोटियां दूसरे घर से लेकर अपने घर की ओर चली तो उसे काफ़ी समय लगता था पहुंचने में। लगभग 1 घंटे का समय उसे लग जाता था। वह अपने घर की ओर चली और हर रोज़ जो है माटा खान से, जहाँ से मिट्टी खोदी जाती है उस जगह को क्या बोलते हैं? माटा खान। तो माटा खान से मिट्टी खोदने में अलग अलग स्थानों में उसे घर में पहुंचाने में जो है काफ़ी समय बीत जाता है। उसके बाद जैसे ही वह घर शाम के टाइम अंधेरा होने पर घर लौटती है तो वह सोचती है कि आज बूढ़े को यानी अपने पति को वह खाली रोटियां नहीं देगी बल्कि साथ में सब्जी बनाकर भी देगी। और आप समझ सकते हैं बच्चों कि उसके पास अपनी ज़मीन जायदाद तो थी नहीं। वह किसी ठाकुर की ज़मीन पर एक झोपड़ी बनाकर रहती थी और उसके बदले में ठाकुर के कई काम धंधे वह करती थी। तो बच्चों, जैसे ही बुढ़िया घर पहुंची तो उसने सोचा कि बूढ़े के लिए आज सब्जी भी बनाऊंगी, इसीलिए वह बाज़ार से थोड़े से प्याज भी लेकर आई थी ताकि प्याज की सब्ज़ी बना सके। लेकिन जब वह घर पहुंचती है उसने अपने बूढ़े को आवाज़ दी तो वहाँ से घर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। उसे फिर मालूम हुआ कि वह बूढ़ा यानी उसका पति हमेशा के लिए अपनी माटी छोड़ चुका है, यानी कि मर चुका है, दुनिया से जा चुका है। इसके बाद टेहरी बांध पुनर्वास के साहब ने जब माटी वाली बुढ़िया से उसके ज़मीन का पेपर मांगा तो वह नहीं दे पाई, क्योंकि उसके पास अपना कोई ज़मीन ही नहीं थी। वह माटी बेचकर किसी प्रकार गुजारा किया करती थी। तत्पश्चात टेहरी बांध के 2 सुरंगें
सुरंगों को बंद कर दिया गया था। शहर में पानी भर जाने के कारण आपाधापी मचने लगी। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। माटी वाली अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में बैठी है। गांव के सभी आवागमन करने वालों से वह एक ही बात पूछ रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो बच्चों आप ध्यान दें कि इस कहानी में जो है लेखक आगे कहता है कि उस समय क्या हो रहा था, टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा था और सभी लोगों को टिहरी से अलग दूसरी जगहों पर विस्थापित किया जा रहा था। लेकिन सभी से अपने अपने ज़मीन के कागज़ मांगे जा रहे थे। बुढ़िया के पास ज़मीन का कोई कागज़ या कोई पेपर तो था नहीं, इसलिए जब जो पुनर्वास कराने वाले साहब थे यानी कि जो विस्थापित करा रहे थे, उन साहब ने ज़मीन वाली माटी वाली से वह पेपर मांगे तो उसने कहा कि उसके पास तो कोई ज़मीन के पेपर नहीं है, क्योंकि वह दूसरे की ज़मीन में झोपड़ी बनाकर रहती थी और वहीं से अपना माटी बेचकर गुजारा करती थी। इसलिए शहर में अब जो है चारों तरफ पानी भर जाएगा, वह कहाँ जाएगी, वह काफ़ी चिंतित थी। और अंत में उसने यही कहा कि अपने घर से बाहर चिंता में बैठी हुई, क्योंकि अंदर जो है उसका बूढ़ा पति मर चुका था, वह अंदर पड़ा हुआ था, तो उसे काफ़ी दुख हो रहा था। वह सोच रही थी और कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो बच्चों इस कहानी को आप विस्तार से पढ़ने के लिए आप अपनी पुस्तक में पढ़ें, और यह एक मार्मिक कहानी है जिससे दर्द जो है पूरे दिल तक उतर जाता है और दिल को छू कर निकलता है। तो ये थी बच्चों यहाँ पर कहानी माटी वाली की। आइए देख लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर यह है अभ्यास प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर, शहरवासी सिर्फ माटी वाली की ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। तो आप समझ रहे हैं ना बच्चों, कंटर किसे कहते हैं, कनस्तर, या मैंने कहा ना आपको टीन का डब्बा, उसी को कंटर कहते हैं। और शहर वाले यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि शहर वाले माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं, और आपकी समझ से वे कौन से कारण होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। उत्तर लिखेंगे आप, माटी वाली अकेली बुढ़िया थी जो पूरे टिहरी शहर में हर घर में लाल मिट्टी की ज़रूरत को पूरा करती थी। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे चौके की लिपाई और मकान के कमरे दीवारों की लिपाई पोताई के लिए किया करते थे। उस शहर में बुढ़िया का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी कि दूसरा कोई भी मिट्टी पहुंचाने वाला नहीं था। उसका कनस्तर बिना ढक्कन का हुआ करता था जिसे हर कोई देखते ही पहचान लेते थे। इसलिए कहा गया है कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। तो इस प्रकार से आप यह उत्तर लिखेंगे जो कि पहले प्रश्न का आपका उत्तर है। दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पर ध्यान दें। दूसरा प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। उत्तर लिखेंगे, क्योंकि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि वह गरीब थी, उसके पास अपना कुछ भी नहीं था। दिन भर माटा खान से माटी लेकर टिहरी शहर में बेचते बेचते बीत जाता था। अंधेरा होने तक वह घर पहुंचती थी तथा अपने बूढ़े पति के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। बस यही उसकी रोज़ की जिंदगी थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो आप ध्यान दें यहाँ पर, भूख मीठी या भोजन मीठा। तो उत्तर होगा आपका, जब हम भूखे होते हैं तो हमारा ध्यान मनपसंद और स्वादिष्ट भोजन की तरफ नहीं जाता, बल्कि हमें जो भी उपलब्ध हो जाता है उसे ही खाकर पेट की भूख मिटा लिया करते हैं। वही भोजन हमारे लिए मिश्री के समान मीठा हो जाया करता है, यानी भूख स्वयं भोजन में मिठास पैदा कर देती है। तो इस प्रकार बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भूख मीठी होती है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आप जो है इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उस घर की मालकिन को पीतल के बर्तन विरासत में मिले थे। तो आप समझते हैं ना बच्चों विरासत क्या होती है। विरासत मतलब पुराने समय से जो चली आ रही है परंपरा है उसमें मिलना, यानी कि अपने उस मालकिन को अपने सास ससुर के द्वारा हुए बर्तन पुराने समय से जो उनके घर में पड़े हुए थे विरासत में मिले थे, जिसे वह बहुत संभाल कर रखती थी। उसे इस बात का एहसास था कि उसके पूर्वजों ने अपनी मेहनत की जमा पूंजी से पीतल के बर्तन खरीदे होंगे।
वैसे भी विरासत की चीज़ें अनमोल हुआ करती हैं, जिसे अपने पूर्वजों की निशानी के तौर पर हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए मालकिन ने कहा कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। तो इस प्रकार से आप बच्चों इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है आपके लिए 5वां प्रश्न, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो बच्चों मैंने कहा था आपको कि पाठ में आप जो ध्यानपूर्वक पढ़ें, माटी वाली रोटियों का हिसाब लगाती है। वहाँ पर 2 रोटियाँ वह जो है एक घर से लेती है, 2 रोटियाँ दूसरे घर से लेती है और फिर जो है हिसाब लगाती है कि आज बूढ़े को 3 रोटियाँ दूंगी। तो यहाँ पर प्रश्न आपके लिए कि माटी वाली का रोटियों के इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो आइए यहाँ पर उत्तर जान लेते हैं। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी अत्यंत गरीबी को प्रकट करता है। उसे अपना और अपने बूढ़े पति दोनों का पेट भरना होता था, इसलिए किसी के घर में मिली रोटियों का वह हिसाब लगाती थी कि आज बूढ़े को कितनी रोटियां देगी और खुद कितनी रोटियां खाएगी। तो ये था यहाँ पर उत्तर। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर 6ठा प्रश्न और उसका उत्तर। आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी शब्दों को लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि किस प्रकार आप लिखें। उत्तर होगा, माटी वाली बुढ़िया की गरीबी का कोई सहारा नहीं था। बूढ़ा पति भी बीमार रहता था। दोनों का जीवन अभाव में कट रहा था। उन्हें कभी मनपसंद अच्छा भोजन भी नसीब नहीं हुआ था। माटी बेचते बेचते किसी घर से 1-2 रोटियां मिल जाती तो बस गुजारा हो जाता, परंतु एक दिन वह अपने पति के लिए 3 रोटियां ले जा रही थी। वह आमदनी के पैसे से 1 पाव प्याज भी खरीदी और मन ही मन बोले जा रही थी कि आज वह अपने पति को रोटी के साथ सब्जी भी परोस कर देगी। आज उसके पति को रूखा सूखा नहीं खाना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि माटी वाली अपने पति के प्रति जिम्मेदार थी और उसका दिल से ख्याल भी रखती थी। तो इस प्रकार बच्चों आप लिखेंगे यहाँ पर 6ठे प्रश्न का उत्तर, जो कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर 7वां प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है 7वां प्रश्न, गरीब आदमी का शमशान नहीं गुजरना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। उस रोज़ जब माटी वाली अपने घर पहुंची तो अपने बीमार बूढ़े पति को मृत अवस्था में पाई। वह अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता में बैठी थी, क्योंकि बाढ़ के कारण पूरा शमशान पानी में डूब चुका था। अब तो उसके लिए उसका घर ही शमशान के समान बन चुका था। इसलिए उस माटी वाली बुढ़िया ने कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो ये है बच्चों इस प्रश्न का उत्तर, जो कि आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इस पाठ के लेखक थे विद्यासागर नौटियाल। आज के लिए इतना काफ़ी है। लगातार इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।